नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी खबर है। आशीष की पुलिस रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है और कुछ ही देर में पुलिस रिमांड पर फैसला आएगा। आशीष के वकील ने रिमांड का विरोध किया है। आशीष के वकील ने कहा है कि जांच में आशीष मिश्रा पूरा सहयोग कर रहा है, उसने किया है। रिमांड का कोई कारण ही नहीं है, ये आशीष के वकील का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई सुनवाई पूरी हो चुकी है और आशीष के वकील ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आशीष के वकील का दरअसल कहना है कि आशीष मिश्रा जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, तो इसीलिए रिमांड पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिमांड पर उसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और दंगल में मौजूदगी के 150 फोटो भी दिए गए हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दंगल में मौजूद था। आशीष के वकील की तरफ से कुछ फोटोज प्रोवाइड कराए गए हैं कोर्ट को। जेल में जाकर भी पूछताछ की जा सकती है, ये आशीष के वकील ने कहा है सीजेएम कोर्ट में। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है और अब भी कर रहे हैं, इसीलिए रिमांड पर ले जाने का कोई कारण ही नहीं है। तो आशीष के वकील की तरफ से यह दलील दी गई है कोर्ट में, क्योंकि पुलिस रिमांड पर फैसला आना है और आशीष के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया है, यह कहते हुए कि आशीष जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच का 17वां दिन है, लेकिन अब तक सीबीआई किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीबीआई अब इस मामले में आत्महत्या मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी के करीबियों से पूछताछ कर राज उगलवाने में लगी है। 3 दिनों से सीबीआई लगातार मठ और बड़े हनुमान मंदिर जाकर महंत नरेंद्र गिरी के सेवादारों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की कोशिश ये है कि इस मामले में जो भी इनपुट मिले हैं उससे कड़ियों को जोड़कर मौत के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच का आज 17वां दिन है। बीते 16 दिनों में सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सीबीआई ने अब तक 10 लोगों से पूछताछ की है। खासतौर पर मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है रिमांड पर लेने के बाद, और उसको 4 अक्टूबर को दोबारा जेल में भी दाखिल कर दिया था। लेकिन सीबीआई के मुख्य अधिकारियों के दिल्ली वापस लौटने के बाद भी सीबीआई की एक टीम यहां पर डटी हुई है और पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में लगातार टीम यहां पर है और जांच पड़ताल जारी किए हुए है। अब सीबीआई की जो जांच पड़ताल है वो हत्या के बजाय आत्महत्या की ओर बढ़ रही है और आत्महत्या मानकर पुलिस सीबीआई इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और इस मामले में अगर बात करें तो अब सीबीआई जो है मामले में सेवादारों से और मठ में रहने वाले कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी या आत्महत्या। सीबीआई इस सवाल का जवाब कब तक तलाशेगी, सभी को इस बात का इंतजार है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज में एटीएस के हत्थे नकली आईपीएस चढ़ा है, उसे हाईकोर्ट हनुमान मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद उसने कई राज उगले हैं। फर्जी आईपीएस बनकर घूमने वाले युवक ने अपना नाम विपिन कुमार बताया है और उसे अब अपनी गलती के लिए पछतावा भी हो रहा है। उसने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। ये सब दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए एक वर्दी भी पहनी थी आईपीएस की, और तो इसलिए क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि ये सब आसानी से मुझे प्राप्त हो जाए। और आज मैंने उनको कागज़ के संबंध में कि कागज़ मुझे और कुछ मिल जाए, इसी संबंध में मैंने उनको प्रयागराज बुलाया था। वो प्रयागराज आए, वहीं से मैं पकड़ा गया। मैं इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे मेरी पहली गलती के लिए माफ़ कर दिया जाए। मेरठ में सर्राफा कारोबारी कपिल की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 दिन से लापता ज्वेलरी कारोबारी का शव रजमा में ही मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के खुलासे में जुट गई है। सर्राफा कारोबारी कपिल अपने घर से बाइक पर सवार होकर दुकान जाने के लिए निकला था, लेकिन जब वो दुकान नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद में उसका शव रजवाहे से बरामद हुआ है। उसके पास से करीब 5 लाख के जेवर भी थे।
थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम पूठी में कपिल नामक व्यक्ति का शव मिला है। 8 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई थी। कल शव बरामद हुआ है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर लखनऊ में 1090 मुख्यालय के बाहर शराब के नशे में युवक युवतियों ने जमकर हंगामा किया है। इस पर सार्वजनिक रूप से शराब पीने का आरोप है। पुलिस ने 5 युवक और 1 युवती को हिरासत में लिया है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में 3 युवक और 1 युवक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अखिलेश ने लिया मुलायम का आशीर्वाद। विजय रथ यात्रा से पहले आशीर्वाद लिया है अखिलेश यादव। कल से यात्रा पर निकलेंगे। कानपुर से शुरू होगी विजय रथ यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का विजय रथ यात्रा से पहले आशीर्वाद लिया है। उनसे मिलने पहुंचे और उनसे विजय रथ के बारे में चर्चा की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कल से यात्रा पर निकलने वाले हैं और कानपुर से विजय रथ यात्रा शुरू होगी। उससे पहले अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया है। और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अलाउद्दीन। अखिलेश ने विजय रथ यात्रा से पहले आशीर्वाद लिया है अपने पिताजी से। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता से उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली में। और जो नया स्लोगन है समाजवादी पार्टी का, वो स्लोगन की पंचलाइन भी यही है, युवा का साथ बड़ों का हाथ, के आशीर्वाद के तहत ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे वो, क्योंकि फाइनली कल से उनकी विजय रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में वो 4 जिलों में जा रहे हैं, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, मुरई से होते, और जो है हमीरपुर भी जाना उनका होगा। 2 जगहों पर जनसभा भी है, एक हमीरपुर में, एक जालौन में। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव जब जो है दिल्ली में थे, तो कल सहारनपुर अखिलेश यादव गए थे, तो वापसी में लौटते हुए दिल्ली में वो अपने पिता से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही वो यात्रा को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्लोगन समाजवादी पार्टी का नया जो बस तैयार हुआ है उसको देखेंगे, नई सपा है, नई हवा है, बड़ों का युवा का साथ, बिल्कुल अलाउद्दीन, एक ठीक है, एक बेटे का पिताजी से मिलना समझ आता है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। देखिए, पूरी हिस्ट्री भी एक जरा सा उसका विजिट करना होगा कि जब 89 में पहली बार क्रांति रथ निकली थी, 2001 में, फिर 2011 में, इन तमाम यात्राओं के बीच में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुद मौजूद रहे थे। लेकिन ये जो यात्रा कल से निकल रही है, यानी 2021 की यात्रा निकल रही है, इसमें मुलायम सिंह अस्वस्थ होने की वजह से मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में इस बात को आप मान के चलें कि पार्टी का जो फंडामेंटलिज्म है, या जो उसकी नींव की बात जब होती है, तो हम कहीं से भी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को नहीं भूल सकते हैं। और ये बात भी सच है कि मुलायम सिंह यादव ने ही समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा, नई धार दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता में आई। तो उनके पिता के तौर पे तो अखिलेश यादव। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप हमारे साथ रहिए। सपा प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले पोस्टर जारी किया गया था विजय रथ यात्रा का, जिसमें सिर्फ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे थे। मुलायम सिंह यादव उस पोस्टर में कहीं नहीं थे। और अब विजय रथ यात्रा से पहले आशीर्वाद लिया है अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का। देखिए, एक जो पुत्र होता है, ये हमारी हिंदू संस्कृति की और हिंदुस्तान की संस्कृति है कि पुत्र हमेशा अपने पिता का आशीर्वाद लेता है। तो उन्होंने उसमें आशीर्वाद लिया। मुझे ये नहीं समझ में आई कि इसमें खबर क्या है, वो बताओ तो मैं कुछ उससे सवाल क्या है तो मैं जवाब दूं। भाई, एक पुत्र ने पिता का आशीर्वाद लिया, तो आपको इसमें कोई खबर, कुछ मायने नजर नहीं आ रहे हैं अनुराग जी? नहीं, आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है। आप सवाल, मेरा सवाल ये है अनुराग जी, देखिए, पहले पोस्टर जारी किया गया था जिसमें सिर्फ अखिलेश यादव थे, ठीक है, और अब विजय रथ यात्रा से पहले अखिलेश आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं अपने पिताजी का। इसे राजनीतिक रूप से ही देखिए, आप सिर्फ पिता पुत्र की एक नॉर्मल मुलाकात के रूप में आप इसको नहीं देख सकते हैं। देखिए, तो आप इससे देखिए कि आपने शायद पोस्टर नहीं देखा फिर पूरे ठीक से। पोस्टर देखा है सर, मैं सिर्फ पोस्टर की बात कर रही हूँ। शुरू कर देते हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। मेरी बात बिना सुने चिल्लाने लगते हैं। मैंने कहा कि 3 पोस्टर आए हैं, आपने सिर्फ 1 पोस्टर देखा है, आपने और 2-3 पोस्टर नहीं देखे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने बस देखी, बस में आपने फोटो देखी होगी, एक तरफ की फोटो देखी, दूसरी तरफ की फोटो देखी। इसलिए कहता हूँ, जनता को गुमराह मत कीजिए, पूरी खबर बिना जाने खबर मत बोलिए।
जब आपने तीनों पोस्टर नहीं देखे, एक पोस्टर पे जैसे कहते हैं ना, कौवा कान लेके भाग गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, आदमी कह रहा है कान है मेरे पास, मेरा नहीं गया है। सर मैं उस बस की बात नहीं करी, चलिए ठीक है, अब विजय रथ यात्रा के बारे में बता दीजिए, आपकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर में 2022 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है, उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज में विकास की राजनीति करती है और महिला सम्मान की बात करती है। इसलिए 2022 में उत्तर प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर फेंक रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जिस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, अभी आप लखीमपुर की घटना देखिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी और उसके पिताश्री आज भी इस्तीफा उनसे नहीं लिया जा रहा। क्यों भाई? जब उसके बेटे पे आरोप है, उन्होंने गाड़ी से रौंदे गए किसान, वहां पे 8 लोगों की मौतें हुई हैं। 8 लोगों की मौतों के जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का गृह राज्य मंत्री है, और देश का गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। इससे अंधेरगर्दी कोई होगी क्या? और योगी जी का बुलडोजर क्या पंचर हो गया क्या? उनका बुलडोजर तो तुरंत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सामाजिक न्याय को लेके, समाज में विकास की राजनीति को लेके, महिला सम्मान को लेकर अगर रोड पे आते हैं तो उनको तो पीट के जेल में डाल देते हो, घर पे बुलडोजर चला देते हो। तो इनमें क्या बुलडोजर, क्या पंचर या डीजल खत्म हो गया तो बताइए, हम डीजल भिजवा देते हैं। भाई ऐसे आरोपी जो आदमी को रौंद दे रहा है, ऐसे आरोपी का बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ऐसे घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो लोग समाज के लिए हानिकारक हैं, जिनके रहते ही समाज में तकलीफ में लोग परिवार के परिवार बर्बाद हो गया। सोचिए आप, एक गृह मंत्री के बयान से, एक गृह मंत्री की बेटे की गलती से पूरे के पूरे 8 परिवार बर्बाद हो गए। मतलब अगर उसमें अगर एक परिवार में 4 लोगों को लोगे तो कम से कम 32 परिवार बर्बाद हो गए। 32 परिवार का मतलब आप समझते हैं? इसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी किस पे हुई? ये हमारे आपके लिए खबर है, लेकिन 32 परिवार के लिए क्या है जिंदगी? ठीक है अनुराग जी, मैं समझ रही हूँ आप बीजेपी के खिलाफ हमलावर है और होना भी चाहिए, विपक्ष को इतना मुखर होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि आप ये बताइए कि यात्रा कहां-कहां से जाएगी, कितने लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और आपको क्या उम्मीद लग रही है कि साइकिल यात्रा की तरह ही आपकी ये विजय रथ यात्रा आपको आशीर्वाद दिलाएगी 2022 में? इस यात्रा में उत्तर प्रदेश का 23 करोड़ जनता शामिल होगी। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का इसे आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता की सुख सुविधाएं उनको जो मिलेंगी सरकार जीतने के बाद, उसकी सोच होगी। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को आशाएं हैं इस रथ से कि ये रथ जब निकलेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और हम इस तानाशाही सरकार से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये मुक्ति पाने का जो उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से उसने विचार कर लिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहिए और जिंदगी को खुशहाल बनाना है, हर वर्ग चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, समाज के अंदर में उसे सम्मान मिलेगा। ये रथ यात्रा का संदेश है और यही संदेश पे रथ यात्रा समाज के अंदर होगा, जो युवाओं को न्याय दिलाएगा, उनको बेरोजगारी से उनको रोजगार दिलाएगा, महिलाओं का सम्मान दिलाएगा, बुजुर्गों का सम्मान दिलाएगा। समाज के अंदर में एक सौहार्द वातावरण पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा, जो हमारी संस्कृति और संस्कार है, और यहाँ पे लोगों की सम्मान की रक्षा होगी। और ये सम्मान का रक्षा के लिए रथ निकला है और इसको आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। अनुराग जी, पांच मुद्दे गिनवा दीजिए दर्शकों के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप जाने वाले हैं? और आप कह रहे हैं अभी 5 मैंने कहा बेरोजगारी, महंगाई, महिला समस्या और किसान, यहाँ पे युवा, इनको कैसे सम्मान मिले समाज के अंदर में, कैसे समाज के अंदर में हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं, उत्तर प्रदेश कैसे विकास के रास्ते पे जाए, ये हमारी मूल समस्याएं हैं जो जिस समस्याओं पे हम जनता के बीच में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे सहयोगी अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आप इस बारे जो विजय रथ यात्रा निकलने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। कल ही कानपुर से शुरू होगी और कानपुर से पहला पड़ाव क्या होगा और उसके बाद आगे ऐसे कैसे बढ़ेगी यात्रा? देखिए, जो यात्रा के लिए जिस बस का इस्तेमाल किया गया है उस पर जो स्लोगन्स लिखे गए हैं, जो सवाल आप अनुराग भदौरिया से पूछ रही थी, उसमें 5 चीजों का जो जिक्र था कि किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों को न्याय दिलाने के नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी एक फोटो लगाई गई है। आजम खान की एक फोटो है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव की, और नरेश पटेल जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका। और सामने की तरफ बड़ा स्लोगन लिखा गया है जिसमें बड़ों का हाथ, युवा का साथ का जिक्र किया गया है। जहां तक कार्यक्रम की डिटेल की बात है, कार्यक्रम कल गंगा का जो पुल है
उन्नाव के बाद जस्ट जब हम प्रवेश कानपुर में करते हैं वहां पर बस खड़ी होगी। उसके बाद फिर नौबस्ता का जो पुल है, फ्लाईओवर है, वहां से बस होती हुई सीधा निकलेगी नेमेली लाइट का जो इलाका है, घाटमपुर में जो बिजली घर है उसको घाटमपुर आप मान सकते हैं, वहां दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। 12 बजे यानी कि रथ की शुरुआत होगी कानपुर से। लखनऊ से बाई रोड सुबह 9:30 बजे के करीब अखिलेश यादव निकलेंगे। कानपुर में वो रथ को ज्वाइन करेंगे। बस जो है अभी देर शाम ही यहाँ से रवाना हो जाएगी लखनऊ से, और देर रात को ही उसको नौबस्ता के पुल पर जो है खड़ा कर दिया जाएगा। तमाम सिक्योरिटी के चेक और तमाम दूसरी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएंगी। जो शेड्यूल टाइम है 12 बजे का नौबस्ता से निकल करके 2 बजे करीब घाटमपुर पहुंचने का है, और शाम 5 बजे हमीरपुर कार्यक्रम है और एक रैली भी है। 3 घंटे में यानी घाटमपुर से हमीरपुर पहुंचने का समय दिया गया है। ठीक है अलाउद्दीन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। और आशीष मिश्रा की रिमांड पर फैसला आने वाला है कुछ ही देर में, हम आपको बताएंगे, क्योंकि 4 बजे का समय दिया गया था आशीष मिश्रा की रिमांड को लेकर, पुलिस रिमांड को लेकर। और उनके जो वकील हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे रिमांड का, कि आशीष जांच में सहयोग कर रहे हैं, फिर रिमांड की क्या जरूरत है। तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि 12 घंटे में उनसे 40 सवाल पूछे गए, उनका भी उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया, जबकि सवाल अभी बहुत सारे ऐसे बचे हुए हैं जिनका जवाब अभी आशीष मिश्रा को देना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे आशीष मिश्रा। तो आशीष मिश्रा को यह बड़ा झटका कहेंगे कि 3 दिन की पुलिस रिमांड में रहेंगे आशीष मिश्रा, क्योंकि आशीष मिश्रा के वकील लगातार कह रहे हैं कि रिमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर रहेंगे 3 दिन। लगातार जो पूछताछ 12 घंटे उनसे की गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको आशीष मिश्रा का जिनको जवाब देना था। और अब 3 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे आशीष मिश्रा, और उनसे तमाम सवाल जवाब अभी भी लेने बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी हुई आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी बोले मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव। सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है कुछ शर्तों के साथ। ये वकील थे, आप सुन रहे थे। कुछ शर्तें हैं कि आप उनको दूर से खड़े होकर उनसे बात की जाएगी। ये स्पेशल एक निर्देशन दिया गया, जो उन्होंने बताया वकील साहब ने, कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वकील की मौजूदगी में ही उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जो सवाल अभी भी बचे हुए हैं, जो लगातार पुलिस कह रही है कि बहुत सारे सवालों का आशीष मिश्रा ने सही जवाब नहीं दिया है। इसी वजह से 10 बजे से 15-10-21 की प्रातः 10 बजे तक 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड एक्सेप्ट किया गया। कितने दिन की मांगी थी? 14 दिन की मांगी थी, 3 दिन। नीचे करो, मोबाइल नीचे करो। नाम बता दीजिए। एसपी यादव। सर दोबारा बोल दीजिए सर। 12 से 15 12 से 15 दिनांक 12-10 से 15-10 तक 3 दिन की। 15 से 15 सर 12-10 से 21 से 15-10 इतना टाइम नहीं जाओ। सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई। 3 दिन का पुलिस कस्टडी नीचे करिए। उनका आपका उनका सब एक सेकंड थोड़ा आ जाएगा। नीचे करो। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, 14 दिन की रिमांड मांगी थी, 3 दिन की मिली है, साथ ही कुछ शर्तें, वो शर्तें क्या है वो बताइए। 10 मिनट तक जारी रहेगी। इस दौरान जो रिमांड मिली है वो सशर्त रिमांड मिली है। इस दौरान ये कहा गया है कि अभी जो बचाव पक्ष के वकील थे वो लगातार ये कह रहे थे कि एसआईटी ने पहले ही 12 घंटे की
पूछताछ की है। अब वो क्या जरूरत है इस रिमांड की? सिर्फ वो अपने मुवक्किल को तंग करने के लिए, हमारे मुवक्किल को तंग करने के लिए वो इस तरह की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ये कहा गया है कि रिमांड के दौरान एक निर्धारित दूरी पर आशीष मिश्रा से रहकर पूछताछ की जाएगी और इस दौरान उनके वकील भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे। अब बिल्कुल राजीव, अब हमारे साथ रहिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और मेरे सहयोगी ऋषभ भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पुलिस कह रही है लगातार कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आशीष मिश्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल अभी भी बचे हुए हैं पुलिस के जहन में जिनका जवाब लेना है आशीष मिश्रा से। देखिए, 9 तारीख को जो 12 घंटे तक पूछताछ चली थी, इसमें एसआईटी ने उनसे पूछा था कि आप अपने बचाव में क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से आप तथ्य लाए हैं, तो उन्होंने तमाम वीडियोस दिखाए थे, लेकिन 2:20 से लेकर 3:46 के बीच तक के घटना के दिन के वीडियोस वो नहीं दिखा पाए थे। अब उनको ये बताना पड़ेगा पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान कि वो उस वक्त कहाँ थे। अब पुलिस की वो कस्टडी में आ जाएंगे तो अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, इसमें सख्ती भी बरती जा सकती है, हालांकि तमाम उनकी वकीलों की निगरानी भी रहेगी। बिल्कुल ऋषभ, आप 1 मिनट रुक जाइए, राजीव के पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, राजीव बताइए। 12, 13, 14 देखिए, आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड मिल गई है। इस वक्त उनसे जुड़े वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जुड़े नहीं, हम उनके केस से जुड़े नहीं। इस दौरान जो वकील वहां पर मौजूद थे उनसे भी हम बात करें कि क्या निर्देश दिया है अदालत। जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उनके अभियोजन पक्ष के वकील साहब जो हैं वो एसपी यादव जी से अभी जो बाहर बताया उनको 3 दिन की रिमांड उनकी मंजूर की। राजीव, इनसे सवाल करिए कि कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ, कौन कौन से सवाल वहां पर उठाए गए, किनका जवाब मिला, किनका नहीं मिला। उनको कुछ शर्तों के अधीन उनको कुछ रिमांड 3 दिन की दे दी गई पुलिस। वो शर्तें कौन सी हैं? अब इसकी मुझे जानकारी नहीं, संभवतः जो पढ़ के सुना रहे थे उसके हिसाब से कि उनको मतलब फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाएगा और जहाँ कहीं भी उनको ले जाएंगे उनके अधिवक्ता महोदय उनको दूर से वाच कर सकेंगे। बस तो जैसा कि आपने सुना कि जो लगातार बचाव पक्ष का एक तर्क था कि ये सिर्फ हमारे मुवक्किल को तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए रिमांड मांग रहे हैं। ऐसे में जो कोर्ट है उसने सशर्त उनको रिमांड पर भेजा है और इस दौरान ये कहा है कि एक उचित दूरी पर रहकर एसआईटी के अफसर उनसे बात करेंगे और इस दौरान जो अधिवक्ता हैं संबंधित वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब इस रिमांड के बाद एसआईटी को क्या क्या अब सफलता मिलेगी और क्या क्या पूछताछ होगी। देखिए, बिल्कुल राजू, एसआईटी को पहली सफलता तो ये मिल गई कि उनको रिमांड मिल गया। 14 दिन की मांगा था, 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिली है। कल यानी 12 तारीख 10 बजे से 15 तारीख की 10 बजे तक ये रिमांड है। शर्तें रखी गई, शर्त ये रखी गई है कि आशीष मिश्रा को जितनी बार जेल के अंदर से एसआईटी बाहर लाएगी उतनी बार मेडिकल कराएगी और जितनी बार जेल के अंदर दाखिल करेगी उतनी बार मेडिकल कराएगी। अधिवक्ता उनके दूर से रहकर बात कर सकते हैं। तो अब एसआईटी उनको घटनास्थल पर ले जाएगी, क्योंकि उनकी एक रिवॉल्वर की बात आ रही, वो नहीं बरामद है। राइफल अभी उन्होंने सुपुर्द नहीं किया जिसकी गोली चलने की बात है। तो अभी एसआईटी के पास सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हालांकि उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा था कि 12 घंटे पूछताछ हुई, 40 सवाल दिए, 150 फोटो हमने दिए, वीडियोज दिए, उसके बाद ये पूछताछ करना चाहते हो जेल में करें। लेकिन अदालत ने अब न्यायिक रिमांड दे दी है, तो कल 10 बजे से न्यायिक रिमांड शुरू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि एसआईटी कल 10 बजे अपनी पूछताछ शुरू करेगी। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो लंबे समय तक सीबीआई में रहे वो पूरा लीड कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर ये मान के चलिए राजू की आशीष मिश्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि उन्हें राइफल बरामद कराना होगा, उन्हें पिस्टल बरामद करना होगा और यह साबित करना होगा कि घटना के दिन 2:36 से 3:40 पर कहां थे और जिन 40 सवालों का जवाब एसआईटी को अब तक नहीं मिला उन सवालों की फहरिस्त भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार जब आपने देखा कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट यह है लखीमपुर हिंसा से जुड़ा हुआ कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। इटावा में पुलिस ने 130 किलो प्रतिबंधित मास्क के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार किए। पुलिस ने